हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी का इस स्पेशल वर्कशॉप में वेलकम है। पेरेंट्स यदि देख रहे हैं उनका वेलकम है। बच्चे जो कि देश के आगे भावी डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले हैं उन सभी का स्वागत है। ये वर्कशॉप का मौका आपको सिंथेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्लस एफएम रेडियो पार्टनर तड़का उसके सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। और नॉर्मली इस टाइप की वर्कशॉप आज जो ये एरिया है बीकानेर और इसके आसपास का एरिया, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और भी जो आसपास का एरिया है, बच्चों को बहुत कम बार इस टाइप की वर्कशॉप को करने का मौका मिलता है। और इसमें भी ऑनलाइन वर्कशॉप ये अपनी जगह ही एक बिल्कुल स्पेशल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली ऑफलाइन वर्कशॉप का ट्रेंड भी बड़े मुश्किल से मौका मिलता है और फिर ऊपर से ऑनलाइन वर्कशॉप, तो ये बहुत कम लोगों के माइंड में आ पाता है। तो ये जो दोनों संस्थाएं हैं इन्होंने मिल करके ऐसी वर्कशॉप को आयोजित करने की कोशिश की है ताकि आप बच्चों को इस चीज़ का बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट मिल सके। क्योंकि अभी हम कोविड सिचुएशन के कारण से लॉकडाउन की पोजीशन में हैं, जिसके अब खुलने का भी ध्यान में नहीं है कि कब तक ये सिचुएशन आएगी। तो कहीं ना कहीं अब हमारे को हर एक्टिविटी इसके साथ साथ ही पैरेलल रूप से करनी पड़ेगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये वर्कशॉप आयोजित करने के बारे में सोचा है। आशा है आप सभी को इस वर्कशॉप से बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। जो आपका दिया गया टाइम स्लॉट है उस स्लॉट में आप लोग हमेशा पर डे के हिसाब से जो वीडियो आवे उन वीडियो का आप लोग बेनिफिट्स लेवें। हमारी कोशिश रहेगी कि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होवे। तो इसलिए आप सब कंसंट्रेट होकर के इन वीडियो का बेनिफिट्स लीजिएगा। आप सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबका ब्राइट फ्यूचर बने, यही हम सबकी आशा है। और आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करें और अपने सपनों को साकार करें, इसी आशा के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो इस वर्कशॉप का टॉपिक है मेनली, वो टॉपिक है 60 डेज प्रिपरेशन। अब बचे हुए जो 60 दिन हैं उनमें हम तैयारी कैसे करें, आप सब ने ध्यान होना चाहिए। हो सकता है मूवीज़ देखते होंगे आप लोग, तो उन्हीं मूवीज़ में आपको याद हो तो एक चक दे मूवी, हो सकता है अभी जो आप देख रहे हो उनमें से 70-80% ने ये देखी होगी, जहां शाहरुख खान ने 70 मिनट में कैसे उन लड़कियों को तैयार किया कि उन्होंने भारत का तिरंगा विदेशी ज़मीन पर फहराया। तो कुछ उस टाइप की कोशिश हमारी भी रहेगी कि हम 70 नहीं तो ये जो 60 डेज है उसमें अपनी फैमिली की ये जो पताका है, जो आपकी फैमिली की पहले से समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा में आप लोग किस प्रकार से 4 चांद लगा सके, तो उसी की स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पेरेंट्स, आपके टीचर आपके साथ में हमेशा ये करते रहते हैं, लेकिन आज देखा जाए तो पूरा भारत, राजस्थान, बीकानेर, आसपास का एरिया, बीकानेर डिवीज़न, ये सब लाभान्वित हो सके, यही हमारा मेन गोल रहेगा। तो ये जो 60 डेज हम बात कर रहे हैं, ये ऑफिशियली हम लोग बातचीत कर रहे हैं 2020 के हिसाब से। मेडिकल के लिए जो सबसे मेन एग्ज़ाम अब तो देखा जाए सिंगल एग्ज़ाम ही बचा है, नीट का एग्ज़ाम। इसकी डेट अब आप जानते हो एक्सटेंड होकर के 26 जुलाई हो चुकी है। ऐसे ही इंजीनियरिंग के लिए हम बातचीत करें, जो जेई का एग्ज़ाम है जनवरी अटेम्प्ट,
आप में से जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, और अब जो राउंड 2 है अप्रैल का, ये आप जानते हो एक्सटेंड होकर के 18 से 23 जुलाई को ऑनलाइन मोड में होगा, जबकि नीट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है। और अभी तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग ये ऑफलाइन मोड में ही रहेगा नीट का एग्ज़ाम। अभी कोई ऐसा ऑनलाइन का है नहीं, लेकिन कल को कोई सिचुएशन हो तो थोड़ा बहुत चेंज के लिए भी प्रिपेयर रहें, ताकि उस समय सडन आपको इस चीज़ का कोई झटका नहीं लगे। तो हर चीज़ के लिए हमारे को तैयार रहना चाहिए। इंजीनियरिंग में इसके बाद आप सब जानते ही हैं, जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो जेई मेन नहीं, वो ओरिजिनल में जेई एडवांस है। और लेटेस्ट अभी एचआरडी मिनिस्ट्री ने डेट पहले इसकी मंथ अनाउंस किया था अगस्त, अब आपको ध्यान हो तो डेट भी अनाउंस कर दी गई है 23 अगस्त। तो ये आपके फोकस एक बार के लिए होने चाहिए। सपोज ये अभी एट प्रेजेंट वो स्टूडेंट हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो पहले उसको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर आखिर क्या हुआ था। देखा जाए तो अभी 3 रास्ते एक स्टूडेंट के सामने हो सकते हैं। तो ये 3 पाथवे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये आपका पाथवे नंबर 1, ये पाथवे नंबर 2 और ये हो गया पाथवे नंबर 3। 3 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इन तीनों की मंजिल एक ही है, और वो मंजिल है कि कैसे हमें नीट के अंदर सक्सेस मिले। उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि पिछले साल क्या हुआ था। जनरल और ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो पिछले साल ये जो कट ऑफ स्कोर है ये गया था 579। मैक्सिमम मार्क्स आप खुद जानते हो कि इसके आपके कितने होते हैं, और उनमें से आपको 579 यदि प्रीवियस ईयर के स्टैंडर्ड को माने तो ये लाने होते हैं। उससे ठीक हम पिछले साल की बात करें तो उस साल ये कट ऑफ 556 के अप्रॉक्स था। उससे भी पहले साल हम चले जावें तो ये 535 था। तो एक टाइप से यूं देखें तो कट ऑफ हम कहें ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है। ये आपका 2019 का कट ऑफ, ये आपके 18 का कट ऑफ, और ये आपके 17 का कट ऑफ। रही बात ऑल इंडिया कोटा की जो सीट होती है 15%, और एक आप जानते हो ये तो हो गया ऑल इंडिया कोटा। फिर जब काउंसलिंग होती है तो 85% सीट स्टेट के लिए होती है, जिसको राजस्थान के एंगल से हम पहले आरपीएमटी कहते थे। तो इन दोनों के कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2 से 3 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है। तो ये आपको इसके अप्रॉक्स पहुंचना पड़ेगा। अब रही बात इस साल, लोग मान रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ, स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम मिलेगा, कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है स्टूडेंट ढीला पड़ गया है, कोचिंग के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो जो रियल बूस्टिंग टाइम है जब परफॉर्मेंस एकदम इनहेंस होती है वो टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कम जाएगा। वो सब डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। मोटे तौर पर आप यही मान करके चलें कि कट ऑफ स्कोर इसके अप्रॉक्स आएगा, और पेपर हर साल के अकॉर्डिंग एक आइडियल लेवल का पेपर आएगा। जनरल और ओबीसी के अंदर ये कट ऑफ था गवर्नमेंट एमबीबीएस का, एससी कैटेगरी के अंदर ये कट ऑफ था गवर्नमेंट एमबीबीएस का, एसटी कैटेगरी में कट ऑफ इससे थोड़ा और कम था, 15 से 20 नंबर का डिफरेंस था। अब मान लीजिए आप कहीं पर भी कोई कोचिंग कर रहे हैं या जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेल्फ कर रहे हैं, और तो ये जो पहला रास्ता है ये ऑफिशियली किन स्टूडेंट के लिए हैं जो अभी 70% और उससे ज़्यादा का एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ 58% और उससे ज़्यादा का मेंटेन कर रहे हैं। उन स्टूडेंट को तो
केवल और केवल अपनी अभी रनिंग मेजर टेस्ट सीरीज की तरफ फोकस करना चाहिए। अब रनिंग मेजर टेस्ट सीरीज की तरफ फोकस करें, लेकिन उसके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो आप इस टाइम टेबल को देखा जाए तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक आइडियल लेवल पर हम टाइम टेबल को लेवें। आप ट्राई करें कि आप मॉर्निंग में 5:30 के अप्रॉक्स उठ जावें और 9:30 तक स्टडी करें। जनरली देखने में आता है कि स्टूडेंट का फिजिक्स बड़ा वीक होता है, मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, तो आप फ्रेश माइंड से यदि फिजिक्स को करोगे और नॉन स्टॉप करोगे, ज़्यादा टाइम दोगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छा आउटपुट मिलने के चांसेस मिलते हैं। फिर उसके बाद में आप ब्रेक ले सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट, नहाना और अदर एक्टिविटी वो आप 1 घंटा के लिए कर सकते हैं। फिर वापस आप स्टडी करने के लिए बैठे 10:30 से लेकर के 12:30। ये अब आप बॉटनी या जूलॉजी में से किसी भी सब्जेक्ट के लिए दे सकते हो। सपोज आपने ये बॉटनी को दे दिया है, तो आप 2 घंटे के लिए स्टडी करें। फिर उसके बाद में एक ब्रेक लीजिए आप और अपना लंच कीजिए, आप लोग थोड़ा रेस्ट करें आप लोग। फिर उसके बाद 1:30 से लेकर के 4:30 अब आप केमिस्ट्री करें, यानी 3 घंटे के लिए करें। 3 हिस्से होते हैं केमिस्ट्री के, एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री। आप रोटेट कर सकते हो, एक दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया, एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री किया, या जो आपका खुद का टेस्ट सीरीज शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। फिर उसके बाद में आप एक टी ब्रेक ले सकते हैं, आधे घंटे का ब्रेक ज़रूरी है। यदि आप नॉन स्टॉप कोई भी टाइम टेबल को स्ट्रिक्ट होकर के पढ़ेंगे तो आपको उतना आउटपुट नहीं आएगा। तो बीच में एक ब्रेक भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे थोड़े दिनों बाद में हम टूट जाएंगे एकदम। वो टाइम टेबल थोड़े दिन ही फॉलो हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइम टेबल आइडियली ऐसा रखें जिसको आप कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं। फिर 4:30 के बाद 5 to 7 यहाँ आप अब जूलॉजी का नंबर ले सकते हैं और ये आपका 2 घंटे के लिए। अब आप देखा जाए तो अपना डिनर या अदर ब्रेक उनके लिए आप रख सकते हैं। और फिर उसके बाद में नाइट के अंदर आप 8 o'clock से लेकर के 11:30 तक कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने सैंपल पेपर ले लिया, लेकिन ये जब सैंपल पेपर करें आप OMR के अंदर, तो आप पूरे 3 घंटे का टाइम नहीं लेवें, 2.5 घंटे का टाइम लीजिए, क्योंकि हो सकता है घर पर आप OMR फिलअप नहीं करोगे, वहाँ OMR फिलिंग में आधा घंटा लगता है, इसलिए उसका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोशिश करें पूरे डे की स्टडी हो और रात के अंदर ऐसा कोई भी एक सैंपल पेपर, मॉक पेपर आप करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइडियली देखा जाए तो आप इस टाइम टेबल को यदि फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली 4 और 2 6 ये आपके 9 और ये आपके 11 और यहाँ से 11 तो आपका 14। तो कहने का मतलब 14 से लेकर के 15 आवर की आपकी बहुत शानदार स्टडी होती है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट यहीं पर बॉटनी ऑब्लिक जूलॉजी की जगह मैथमेटिक्स ले सकते हैं, उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि जेई के अंदर उस सब्जेक्ट का भी बहुत ही अच्छा वेटेज होता है। फिर नींद भी आप प्रॉपर लेवें, क्योंकि यदि आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो इसका मतलब आपकी हेल्थ पर असर भी पड़ेगा। चाहे एग्ज़ाम कितना ही नज़दीक क्यों नहीं आ जावे, आपको 5 to 6 आवर तो सोना ही सोना है।
हो सके तो आप ऐसा भी नहीं करें कि 4 घंटे आप रात को सो गए, 2 घंटे आप दोपहर में सो गए। आपको ठीक है ज़्यादा थकान हो जाती है तो आप आराम से 5 घंटे मिनिमम सुबह के समय सो लीजिए, 1 घंटा दोपहर के समय सो लीजिए, लेकिन मिनिमम 5 to 6 आवर तो एक साथ नींद लेनी ही लेनी है। और ये जो टाइम टेबल आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक टाइम टेबल ट्रस्टेड टाइम टेबल है जिसको बहुत सारे टॉपर्स लोगों ने फॉलो किया है। जैसे अजय आज एम्स दिल्ली में ये स्टूडेंट बैठा है, पलक ये स्टूडेंट भी एम्स दिल्ली के अंदर है आज, आयुषी डागा ये स्टूडेंट वीएमएमसी न्यू दिल्ली के अंदर है, 103 के आसपास इसकी ऑल इंडिया रैंक थी। यश करनानी 121 के अप्रॉक्स रैंक अभी दिल्ली के अंदर यूसीएमसी। ऐसे ही करणराज भाटी एएफएमसी मेडिकल कॉलेज। तो कहने का मतलब जिन भी स्टूडेंट ने ये टॉप मेडिकल कॉलेज, टॉप आईआईटी कॉलेज, टॉप एनआईटी कॉलेज अचीव किए तो उसमें उनके टाइम टेबल का भी बड़ा एक रोल था। टाइम टेबल के अंदर आप अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जैसा भी टाइम टेबल बनाएं 6 घंटे की उसके अंदर नींद होनी चाहिए, सैंपल पेपर के लिए उसमें जगह होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट के बाद ब्रेक होना चाहिए, और जब भी आप स्टडी के लिए बैठते हैं तो आपको 2.5-3 घंटे से पहले चेयर से उठना नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको नहीं बैठना एट अ टाइम। उसके बाद आप आधा घंटा या 1 घंटा या आवश्यकता के अनुसार आप थोड़ा बहुत ब्रेक लेते हैं तो वो चलता है। तो सब्जेक्ट वाइज ये रोटेशन आप लोग करते रहिएगा। ये रोटेशन आप लोग करते रहेंगे तो आपको स्टडी बोझिल भी नहीं लगेगी, किसी प्रकार का बोझ नहीं लगेगा, और आप स्ट्रेस फ्री होकर के स्टडी को कर पाएंगे। तो इस शेड्यूल को आप लोग फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अब रही बात मेजर टेस्ट सीरीज, इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, ये स्टूडेंट केवल और केवल अपनी टेस्ट सीरीज की तरफ फोकस करेंगे, और इसमें जो भी आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि अब मेजर टेस्ट का टाइम आ गया है, अब चैप्टर वाइज टेस्ट का टाइम नहीं है। क्योंकि आप इतने परसेंटेज के बावजूद यदि चैप्टर वाइज की तरफ जा रहे हैं तो उससे आपको लॉस होगा। हो सकता है इस 58% वाले बच्चे को उससे बेनिफिट होवे, लेकिन 70 या अबव वाले बच्चे को इससे नहीं होगा। दूसरी बात, आपको ये भी देखना है कि कौन से वो चैप्टर हैं जो आपके कमज़ोर रह गए हैं, इन चैप्टर को आप लोग स्ट्रॉन्ग करें, अपना एक सिस्टम डेवलप कर लें कि जैसे सैम्पल पेपर है या जो भी एक्स्ट्रा टाइम बचेगा वो एक्स्ट्रा टाइम डेली 1 वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। और दूसरी बात, आप क्या करें, जो भी मेजर टेस्ट सीरीज के अंदर आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, आपने इससे पहले माइनर टेस्ट सीरीज दी थी, फिर हो सकता है आपने कोई सेमी मेजर टेस्ट सीरीज दी हो, लेकिन जितने भी टॉपिक वहाँ माइनर और सेमी मेजर में आए थे उनको दोबारा देखना जरूरी है, क्योंकि गलतियाँ वही होती है, मिस्टेक वही होती है जो आपने पहले की है। तो उन मिस्टेक को कंपलसरी तौर पर आप लोग देखें, उनको नहीं देखोगे तो फिर आपका भारी नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाए आपको रिलैक्स नहीं करना है, फिर उसके बाद में आपको करना है पेपर का एनालिसिस, विश्लेषण करें कि आखिर माइनर टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई है, सेमी मेजर टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई है, मेजर की तरफ आप बढ़ रहे हैं और आज भी कमियां क्यों रह रही हैं। कमियां हो सकता हैं आपके कुछ थ्योरी में रह रही हैं, उसी समय पूरे पेपर को एनालिसिस होने के बाद रिलेटेड थ्योरी को हाथों हाथ देख लीजिए, और ज़रूरत पड़े तो उन थ्योरी पॉइंट को यदि आपके नोट्स में नहीं है तो पहले तो राइट डाउन कर लीजिए, और स्पेशली आप राइट डाउन ऐसी जगह करना जहाँ से आप लास्ट डे
पढ़ करके जाओगे, लास्ट डे रिवीजन करके जाओगे। दूसरी बात, लास्ट डे का मतलब जैसे 26 जुलाई है तो 25 जुलाई या 24 जुलाई नहीं है। प्रिपरेशन तो वही काम आएगी जो इससे ठीक पहले के डेज में आपने की है। लास्ट डे तो आप इवन 15 की जगह 10 आवर्स भी पढ़ लेते हो तो भी आपका चलता है। बिल्कुल रिलैक्स ले, हमेशा 6 घंटे की नींद लेते हो, उस दिन 8 घंटे की नींद लेकर के जाओ, पूरे परिवार का आशीर्वाद लेकर के जाओ और स्ट्रेस फ्री होकर के जाओ और बिना किसी टेंशन के जाओगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। लेकिन इन थ्योरी को देखें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि आपके बार बार रॉन्ग हो रहे हैं, तो उनको हम CRQ कह सकते हैं, क्लासरूम क्वेश्चन। यानी ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी आपको फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो, तो बेटर रहेगा कि आप इन CRQ को जहां आपने नोट्स बनाए हैं और एंड मोमेंट पर आप जहां से थ्योरी पढ़कर जाओगे, अब उन CRQ को उन नोट्स के अंदर ही अलग से पेजेस लगा लगा करके आप लोग लिख लीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके थ्योरी के वीक पॉइंट भी स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो भी बढ़ती जाएगी और ऑटोमेटिकली जब ये टेस्ट अगले राउंड में आएंगे तो आपकी गलतियां कम होगी। और स्पेशली हर एक पेपर के बाद में यदि पॉसिबल होवे तो एक पेज लीजिए और उस पेज पर पूरा एनालिसिस करें। कैसे कि मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में आप ये देखें कि कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ, कौन सा क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, और सबसे बड़ी बात है उसके बाद आप उसका रीज़न लिखें, क्यों आपका ये रॉन्ग क्यों हुआ, आपको ये स्किप क्यों करना पड़ा। हो सकता है आपने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं पढ़ा है, आपने लैंग्वेज को समझने में गलती कर दी, गलत तरीके से पढ़ लिया। 4 ऑप्शन थे और आपने 4 की जगह 3 ही ऑप्शन पढ़े, आपने 2 ही ऑप्शन पढ़े, आपने हड़बड़ी में फर्स्ट को ही आंसर कर दिया, 4 तक पहुँचे ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही ऑप्शन के 2 पार्ट होते हैं और आपने आंसर हड़बड़ी में फर्स्ट पार्ट के बेस पर दे दिया, तो ये सिली मिस्टेक्स होती है। क्योंकि देखिए, जो स्टूडेंट पिछले साल 579 लाया और जो 570 लाया या 578 लाया, उनमें डिफरेंस नहीं है, दोनों का ब्रेन इक्वल है, दोनों ने इक्वल मेहनत की है। बस बात इतनी है कि उस दिन 579 वाले ने सिली मिस्टेक को कंट्रोल कर लिया और 570 578 वाला घबरा करके थोड़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक कर गया। तो इन सिली मिस्टेक को आप लोग कंट्रोल करें कि जो स्टूडेंट सिली मिस्टेक को कंट्रोल कर लेता है वो कट ऑफ के खेल को पार कर जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें विशेष तौर पर। अब तो ये तो आपका इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो उस टेस्ट सीरीज शेड्यूल को आप फॉलो करें। हो सकता है ये फुल कोर्स मेजर होंगे, कभी 11th फुल कोर्स का आएगा, कभी 12th फुल कोर्स का आएगा, लेकिन अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। फिर शेड्यूल के साथ साथ आप हर सब्जेक्ट वाइज एक टेबल बना लीजिए कि आपके कौन कौन से चैप्टर वीक है। उन वीक चैप्टर को आप बार बार करते जाइएगा। कई ऐसे चैप्टर है जहां आपको फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट होगी, फ्लो चार्ट बनाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री है, आप फॉर्मूला चार्ट बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट की फॉर्मूला चार्ट की हैबिट नहीं होती है, आपकी भी हैबिट नहीं है, तो आप डालिए 1-1 2-2 पेज में उन फॉर्मूला को लिखें, क्योंकि कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, एकदम आपके ध्यान में रखें। नीट हो तो जेई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे न्यूमेरिकल आएंगे, थोड़ा बहुत वो क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस करें। अपने टीचर्स की पूरी हेल्प लेवें, भले ही अभी आप लॉकडाउन सिचुएशन में हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या जो भी साधन अवेलेबल है उसके थ्रू अपने टीचर्स और की हेल्प लीजिएगा आप लोग। तो ये तो बात हुई उन स्टूडेंट के लिए जो कि बहुत अच्छे परसेंटेज
बहुत अच्छी रेंज में चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक दूसरे पाथवे की जिसमें स्टूडेंट थोड़े कम परसेंटेज पर है, जैसे ये 60 to 69 है, ये 55 to 57 है। इसका मतलब क्या है कि इस स्टूडेंट के थ्योरी में कंपैरेटिवली ज़्यादा मिस्टेक्स है, यानी इसको थोड़ा सा, या आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको थ्योरी पार्ट पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट नीट और जेई का मतलब ये समझ लेते हैं केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही है। अरे आपकी यदि कोई थ्योरी वीक है तो आप चाहे कितना ही टॉपिक करो, क्वेश्चन करो, तो क्वेश्चन में भी गलतियां होगी। तो पहले थ्योरी को क्लियर करें और उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़े। और हो सके आपने थ्योरी स्ट्रांग कर ली, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, अभी भी क्वेश्चन से पता लग रहा है ये थ्योरी पार्ट वीक है, तो आप क्वेश्चन के बेस पर थ्योरी के पार्ट को देखें और साथ में वही मेजर टेस्ट सीरीज शेड्यूल को फॉलो करें, जैसा यहाँ बताया है वैसा ही करें। बस इन दोनों स्टूडेंट में ज़्यादा डिफरेंस यही है कि इसका थोड़ा थ्योरी पार्ट कम स्ट्रांग है, इसको थ्योरी पार्ट पर और ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। तो वो स्टूडेंट अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेहनत करें। मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर तीसरी जो कैटेगरी है, ये वो स्टूडेंट हैं जिनके 60% या उससे बिलो आ रहे हैं और यहाँ 55% या उससे बिलो आ रहे हैं, यानी उन स्टूडेंट को सीरियसली एक और रैपिड कोर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी टीचर के थ्रू एक बार और यदि उनको थ्योरी का रिवीजन मिल जावे तो ये स्टूडेंट भी परसेंटेज बढ़ाकर यहाँ और अच्छी मेहनत करने पर यहाँ जंप कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट कोशिश करें कि क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए टीचर जो होता है उसके पास जादू की एक छड़ी होती है जो घर पर पेरेंट्स के पास में होती है, लेकिन कई बार पेरेंट्स के पास वो सब्जेक्ट वाली जादू की छड़ी नहीं होती है। उनके पास मोटिवेशन, अपना एफर्ट्स लेवल, अपना खुद का एक निगरानी तंत्र बना हुआ है जिसके थ्रू वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन टीचर के पास में वो सब्जेक्ट का जादू है, क्योंकि क्रैश कोर्स जो है, यदि आपको अभी खुद कह दिया जावे, क्रैश कोर्स में पहली बात तो ये ध्यान रखें 100% कोर्स नहीं कराया जाता है, क्योंकि यदि अच्छे ढंग से हमारे को देना है स्टूडेंट को रिजल्ट, तो उसके अंदर मेनली करवाया जाता है 11th और 12th के मेन टॉपिक्स, जैसे मान लो बायोलॉजी है सपोज, और या फिजिक्स है, जेई और नीट दोनों के हिसाब से। अब मान लीजिए वहाँ फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आ रहे हैं नीट के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से टीचर मेन टॉपिक्स को कराएंगे कि वो स्टूडेंट भी 40 क्वेश्चन अटेंड करने में, राइट करने में कैपेबल हो सकता है। वहाँ टीचर 3 to 4 डे में ईच चैप्टर को पूरा करते जाएंगे, स्टूडेंट साथ साथ में वो काम करते जावें। और हो सकता है जिसके अभी इतने कम आ रहे हैं वो सेल्फ स्टडी भी कम कर रहा है। मान लो वो घर पर हो सकता है 4-5 घंटे ही पढ़ रहा है, तो पहली बात तो पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी। अब वो स्टूडेंट चाह करके भी अपनी स्टडी को 2-2.5 घंटे और बढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहा है, तो बेस्ट है कि भाई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा कि आपके 4 से 5 घंटा कोर्स में हो जाएंगे, जहाँ सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, टीचर खुद आपको सारी चीज़ प्रिपेयर करके देंगे, खुद को उन सबको रिवीजन करने में 1-1.5 घंटा लगेगा। बचे हुए टाइम में वही मेजर टेस्ट सीरीज आपको भी फॉलो करनी है, जहाँ भी आपकी चल रही है, खुद क्रैश कोर्स की टेस्ट सीरीज को फॉलो करना ही है। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट भी आराम से 10 से लेकर 20% का जंप कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक प्रिपरेशन के बाद में। बिना सिस्टमैटिक प्रिपरेशन के ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल हिम्मत हारने से नहीं होगा। हमारे 60 से कम आ रहे हैं, कट ऑफ इतना है, आज तक कभी नहीं, अब कैसा होगा, ये नेगेटिव थॉट्स मन में मत रखो। एफर्ट्स करते जाओ, टेस्ट देते जाओ,
थ्योरी को स्ट्रांग करते जाओ, जैसा टीचर बोल रहे हैं वैसा करो, एग्जाम के नज़दीक पहुंचोगे, कब आपकी नैया पार हो गई आपको खुद को पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए जैसा टीचर बोल रहे हैं वैसा करो और सिस्टम को फॉलो करो। और सबसे बड़ी बात है कि अब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आपको इन 60 डेज का जबरदस्त यूज करना चाहिए। अब आपने ये 60 डेज यूज कर लिए तो आपको सिलेक्शन से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप अपने पेरेंट्स का और अपना खुद का बचपन का सपना पूरा कर सकते हैं। यानी केवल 2 महीने की मेहनत और आपको बिल्कुल अपने सपने को साकार करवा सकती है। एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मान लिया आप अभी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं क्योंकि अभी मजबूरी बन गया ये अपनी जगह, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे को ये यूट्यूब या अदर ऑनलाइन मेथड्स यूज करने हैं। लेकिन ये करते करते आप ध्यान रखें कहीं पर भी हमें फेसबुक, व्हाट्सएप का अनावश्यक यूज़, इंस्टाग्राम या और दूसरे जो भी सोशल मीडिया है उनके ऊपर एक्टिव नहीं होना है, वरना आपकी 8-10 महीने की गई तपस्या पर पानी फिर जाएगा। इसलिए बहुत ही सिंसियरली आपको पूरी ताकत लगा करके इस तपस्या को सार्थक करना है और इस तपस्या को एक मुकाम पर आपको पहुंचाना है। इसके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि एक पीएमटी और जेई आप कर रहे हो और एक दूसरी जेई और पीएमटी और नीट आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं। क्योंकि जितने घंटे आप मेहनत कर रहे हो उतने घंटे वो भी साइलेंटली मेहनत कर रहे हैं। चाहे आपको उठाने का काम है, आपका नाश्ता खाना, अदर जो भी वर्क्स हैं वो भी साथ साथ लगे हुए हैं। इसलिए आपका काम है केवल और केवल मेहनत करना। मेहनत करो, सब्जेक्ट में कोई भी कमी मत रखो, खूब सारे सैंपल पेपर करो, रैंडम पेपर पर जोर दो, सडन पेपर पर जोर दो। कोई भी सडन पेपर ये होना चाहिए आपके पास कि जब आप जुलाई के मंथ में एंटर हुए हैं तब तो आपका कोर्स इतने ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट हो जाए कि आपको यूँ लगे कि ये एग्ज़ाम इतने लेट क्यों है, ये एग्ज़ाम इतना जल्दी क्यों नहीं है। एग्ज़ाम तो जल्दी होने चाहिए। फुल प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करो साथ साथ में, उससे आपको आइडिया रहेगा कि इस एग्ज़ाम का टेस्ट क्या है। तो ये पूरा 60 डेज है। और जेई वाले स्टूडेंट ध्यान रखें कि अभी आप मेन की प्रिपरेशन करें ताकि आपको टॉप एनआईटी का कॉलेज एकदम तय हो जाए और उसके बाद बचा हुआ समय एडवांस में लगा दें। ये मत सोचें कि मेरा जेई मेन में क्या रहेगा रिजल्ट, जेई एडवांस, क्योंकि एडवांस तो बिल्कुल डिफरेंट ही चीज़ है कि इतने सारे एग्ज़ाम हैं और बहुत कम एग्ज़ाम है जिसके पीछे जी लगता है, JEE, यानी बहुत सम्मान के साथ ये बनाया गया कोर्स है। और माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड के जो मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम लेवे हैं और वो टॉप 5 एग्ज़ाम लेवे हैं, तो उन टॉप 5 में से एक इसकी भी काउंटिंग होती है। IAS IIM तो है ही अपनी जगह इंडिया के हिसाब से, साथ में IIT भी है। तो इसलिए उसके लिए आपको आगे भी टाइम मिलेगा। अभी भी थोड़ा थोड़ा करते रहें प्रिपरेशन, साथ में वो भी करें प्रिपरेशन। और ये 60 डेज का ग्रेस पीरियड मिलने से देखिए वो स्टूडेंट ज़बरदस्त बेनिफिट में हैं जो अपने पेरेंट्स का कहना मान रहा है, अपने टीचर्स का कहना मान रहा है, अपने कोचिंग के दिए गए शेड्यूल को फॉलो कर रहा है, कहीं पर भी दिग्भ्रमित नहीं हो रहा है, अनावश्यक यूट्यूब चैनल नहीं देख रहा है, अनावश्यक पैकेज नहीं ले रहा है, कोई फेसबुक पर आज भी एक्टिव नहीं हुआ है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का कोई मिसयूज़ नहीं कर रहा है, और सबसे बड़ी बात वो 12 से 15 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहा है। अब यदि आपकी सेल्फ स्टडी जो है वो यदि लेस देन 8 आवर्स है
तो आप सपना ही छोड़ दो कि आप कोई IITian बनोगे क्या, या आपको गवर्नमेंट MBBS मिलेगी क्या, ये असंभव है। तो इसलिए अपने शेड्यूल को प्रॉपर करें, क्योंकि देखिए आज दिन में सीधी सी बात है, हमारे पास में 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में हम 6 घंटे नींद को दे चुके हैं, बचे आपके पास में 18 घंटे। और देखा जाए ये ब्रेक, अदर दूसरे एक्टिविटी और ये सब चीज़ें, इनको निकालें तो इसमें 3 घंटा और आप निकाल सकते हो। फिर भी आपके पास में नेट ब्रेक के बाद में भी देखें तो 15 घंटे बचते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि उन 15 में से आप 12 से 14 आवर का यूज़ कर लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके सपने साकार हो जाएंगे। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हो सकता है अपने गांव के आप पहले डॉक्टर बन जावें, आप अपने एरिया के पहले IITian बन जावें। सारा खेल इन 60 डेज का है, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए इसमें, किसी प्रकार के आलस्य के लिए जगह नहीं होवे। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक काम यदि कोई है तो वो आप जानते हो, पहली गड़बड़ होती है सुबह उठने का शेड्यूल, वो बिगड़ जाता है, उसको प्रॉपर करें। आप नहीं उठ पा रहे हो, आप मेरे वाली ट्रिक यूज़ कर लो। आज मुझे कोई कहे कि 5:30 बजे उठना है, तो उसके अंदर अलार्म लगाऊंगा मैं 5 बजे का, फिर उसके बाद 5-5 मिनट से 3 एक सुनूज के ब्रेक लूँगा, तो कम से कम 5:15 या 5:30 तक तो उठ ही जाऊँगा। पेरेंट्स को कहोगे तो वो तो बिना अलार्म घड़ी के ही आपको उससे 5 मिनट पहले ही जगा देंगे। तो कहने का मतलब पूरी तपस्या के लिए हो जाओ तैयार, ज़बरदस्त करो यूज़। और इस वर्कशॉप का आपको शानदार बेनिफिट होना चाहिए। ये आपका बहुत सारे स्टूडेंट कई बार कहते हैं हमें कि सर टाइम टेबल बना करके दीजिए, तो ये आपको एक टाइम टेबल हमने दे दिया है। ये टाइम टेबल उन स्टूडेंट ने फॉलो किया है जो कि आज एम्स दिल्ली में है, VMMC में, UCMC में, मौलाना आज़ाद में, AFMC में, कहने का मतलब इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज, और इवन IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, वहाँ पर लोग बैठे हैं। उन स्टूडेंट ने इस शेड्यूल को फॉलो किया है, तो उन्हीं के पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए गए। यानी सुबह उठते ही 4 घंटे फिजिक्स, फिर उसके बाद में ब्रेक, फिर आप बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो बॉटनी जूलॉजी की जगह वो ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स को ले लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी उसको मिलने लग जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग करो। 2.5-3 घंटे से पहले चेयर से उठो मत। एक सब्जेक्ट के बाद थोड़ा ब्रेक ले लो, 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद आपका संकल्प होना चाहिए कि वापस उस जगह पर आप आकर के बैठेंगे और वापस से तैयारी आप लोग करेंगे एकदम। तो आशा है ये जो टॉपिक मेरे को ड्यूटी दी गई थी कि 60 डे प्रिपरेशन, और उसमें किस प्रकार से आप नीट और जेई उसको चक दे। और इसीलिए हमने तो ये जो क्रैश कोर्स है हमारा, इसका तो नाम ही चक दे कोर्स रखा हुआ है। कारण यही है, दिन कम है और काम ज़्यादा है, जिम्मेवारी बड़ी है। लेकिन जब टीचर, पेरेंट्स और बच्चा ऑनेस्टी के साथ अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे तो ईश्वर ज़रूर हमें सफलता के नज़दीक लेकर के जाएगा और सफलता मिलेगी भी। तो इसलिए आप सभी बच्चे कोशिश करें कि आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से रास्ते होने चाहिए। ऐसा ही जेई में कट ऑफ स्कोर है, उसी के अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट के लिए भी 3 तरह के रास्ते बनते हैं। एक जो रास्ता है वो टॉपर्स के लिए है, एक रास्ता मीडियोकर स्टूडेंट के लिए है, और एक रास्ता
जो कि मीडियोकर है, लेकिन थोड़ा कम एफर्ट्स के कारण अभी उस लेवल पर नहीं है। तो इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को टॉपर्स के इक्वल आना है। सबका ब्रेन इक्वल होता है, ब्रेन लेवल में डिफरेंस नहीं होता है, लेवल ऑफ एफर्ट्स में डिफरेंस होता है। तो ये लेवल ऑफ एफर्ट्स आप सबको समान स्तर पर लाने हैं। जब आप इसको सेम लेवल पर ले आओगे और एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो ज़रूर आपको भी सफलता मिलेगी। तो आप सभी बच्चों को नीट 2020, जेई 2020 में सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। सिंथेसिस परिवार की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद। बायोलॉजी के बच्चे डॉक्टर बने, मैथमेटिक्स वाले बच्चे IITian बने और अपने पेरेंट्स का, समाज का और अपनी फैमिली का नाम खूब रोशन करें। आशा है आपको इस वर्कशॉप से बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जिसमें हमने कुछ कट ऑफ स्कोर्स, टाइम टेबल और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की स्टडी कैसी हुए, अपने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप सोचें और उसी के अकॉर्डिंग अपना रास्ता तय करें और उस रास्ते की तरफ बढ़ें। थैंक यू बच्चों।